दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है और इस समय भी वह एक अहम लीडर की भूमिका में है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले के शिक्षकों के बारे में ऐसा कोई कमेंटमेंट नहीं था उनका जी, लेकिन धीरे से संतोष जी, आपके अपने पूरे वक्तव्य में से दो बातें निकल कर के दो डेटें बताई हैं। उस डेट में 31 मार्च 2015 से लगा के 1 अप्रैल 2019। संतोष जी, एक और मुद्दा आपके ही इस इशू से निकल शिक्षक 2 हैं, कक्षाएं 5 हैं, कैसे चल पाएगा विद्यालय? पहली बात तो 5 कक्षाएं के लिए 5 शिक्षक दें। जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उनके लिए और अभिभावकों के लिए खास करके ये बहुत उपयोगी होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि द रियल टॉक शो पर आप उन सभी ज़मीनी मुद्दों से रूबरू होते हैं और हम खबरों के विश्लेषण में जाने के लिए मुद्दों के तह तक जाते हैं। किसी भी मुद्दे का हम ऊपरी परत नहीं हटाते, हम सतह तक जाकर सारी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इस समय दोस्तों आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब से एक जजमेंट आया है शिक्षकों के मामले में, वो जजमेंट 1 सितंबर 2025 को आया था कि अभी जो भी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं या फिर जिनकी नियुक्तियां होनी है या फिर नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति प्राप्त करना है, उनको टेट परीक्षा अनिवार्य करनी है। दोस्तों, शिक्षकों की दुनिया में यह कोई पहली बार ऐसा भूचाल नहीं आया है। इससे पहले शिक्षा मित्र जब हुआ करते थे तब भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,000 स्कूलों का समायोजन किया। उसमें एक बार शिक्षकों के सामने बड़े चैलेंजेज आए। तो चूँकि दोस्तों लगातार वो चाहे प्राथमिक शिक्षा हो या फिर जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा का समस्या हो, क्योंकि ग्रामीण शिक्षा से जुड़े ये सभी शिक्षक लगातार इस बात की कवायद में भी जुटे होते हैं कि ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षा के उच्च स्तर के मापदंड को जारी रखा जाए और ग्रामीण स्तर तक भी शिक्षा की उच्चतम क्वालिटी डिलीवर किया जाए। लेकिन टाइम टू टाइम इनके सामने चैलेंजेस आते रहते हैं, कभी सरकार की तरफ से, तो कभी कोर्ट की तरफ से, तो कभी हमारे समाज की तरफ से। क्योंकि हमारा समाज भी इनके मामले में 2 धड़ों में बटा दिखाई देता है। समाज की भी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष श्री संतोष कुमार मौर्य जी हमारे साथ हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं। हम इन सभी मुद्दों पर उनसे बात करते हैं क्योंकि वह शिक्षक संघ में लीडरशिप में भी हैं और उन्होंने तमाम सारे मुद्दों को, तमाम सारी लड़ाइयों को, तमाम सारे आंदोलनों को लीड किया है और इस समय भी वह एक अहम लीडर की भूमिका में है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द रियल टॉक शो पर। और आज हम आपसे, धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आज हम आपसे इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 1 सितंबर को एक डिसीजन आया है कि टेट क्वालिफाई करना कंपलसरी कर दिया गया है। इस विषय में आपके अपनी क्या राय है और क्या चैलेंजेस हैं? क्यों आखिर टेट न लागू किया जाए, इस पर आपका अपना क्या तर्क है? और सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों करना पड़ा, इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं असल में? पहले टेट का तो मुद्दा उत्तर प्रदेश का तो था ही नहीं, और महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की सरकार में कुछ अल्पसंख्यक संस्थाएं थी जी, उन संस्थाओं का ये विषय था जी जी। लेकिन धीरे धीरे उस विषय को बढ़ा के और इसका प्रसार करके सब जगह ये लागू किया गया जी। हालांकि टेट के लिए तो पहले से ही 23 अगस्त 2010 को सेंट्रल में लागू हो गया था और 29 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में लागू हो गया था जी। उस समय जो है ये कहा गया था कि जो अब इसके बाद शिक्षक जी भर्ती होगी उनको टेट पास करना अनिवार्य होगा जी। लेकिन पहले के शिक्षकों के बारे में ऐसा कोई कमेंटमेंट नहीं था उनका जी। लेकिन धीरे से बाद में एक वहाँ पे जो एक नोटिफिकेशन आया राज्यों को MHRD से, उसमें 31 मार्च 2015 जी से लगाकर और 1 अप्रैल 2019 तक इसमें टेट के लिए उन्होंने सभी राज्यों को पत्र भेजा था जी। और लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया और शिक्षकों को इसके विषय में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ना बताने की वजह से ये सारी भ्रांतियां उत्पन्न हुई। जबकि मैं देख रहा हूं कि लखीमपुर सहित उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 2019 तक ये कहा गया कि जो यहाँ के अनुदेशक हैं जी, अनुदेशकों को जो कि केवल अपनी योग्यता के आधार पर, जिस समय उनकी योग्यता थी 11 में उनकी जगह निकली थी, 13 में वो सब लोग पोस्टिंग पाए थे जी।
और वो सब लोग अलग अलग विषयों के लोग भर्ती किए गए थे। जी जी। तो उनको 2 वर्षीय प्रशिक्षण कराने का और जी। टेट पास करने के लिए वो सब लोग जो है प्रयासरत थे, और इसके विषय में हम सब लोग जानते थे। जी। लेकिन शिक्षकों को भी टेट अनिवार्य रूप से करना है, इसके विषय में कोई भी शिक्षक नहीं जानता था उस समय। ये तो अभी जब 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया, उसके बाद शिक्षकों ने जाना है जी। और उसके बाद से ही सारे संगठनों द्वारा जी। और हमारे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा ही नहीं, और पूरे जो अखिल भारतीय स्तर पर हमारा संगठन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उसके द्वारा 15 सितंबर को जी। सभी जिला केंद्रों पर धरना प्रदर्शन नहीं कह सकते, उसको ज्ञापन कह सकते हैं, ज्ञापन के माध्यम से, और उसको ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया। जी जी। और उसके बाद उसी दिन जो है जी। राज्य सरकार द्वारा भी रिव्यू पिटीशन के लिए भेज दिया गया है। जी। इतनी अभी हम लोगों को इस विषय की इतनी कार्रवाई हम लोगों की हुई है। अभी आगे जैसा होता है उस तरीके से हम लोग इस पर काम करेंगे। लेकिन शिक्षकों में काफ़ी इस विषय को काफ़ी लेके बहुत रोष है। जी। कारण स्पष्ट है कि हम लोगों का भी कहना था कि जिन शिक्षकों की भर्ती विशेष बीटीसी 2007 में, विशेष बीटीसी 2008 सामान्य चयन विशेष चयन में हुई है, जी। उसमें के हमारे तमाम साथी हैं और सब साथी जी। इस विषय से जुड़े हुए हैं। जी जी। अध्ययन से जुड़े हुए हैं, अध्यापन से जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सब लोग क्वालिफाई कर लेंगे। जी। लेकिन इसी तरह से अगर जो ये शिक्षकों के लिए लागू किया जा रहा है तो पूरी तरीके से गलत है। जी। क्या जो पुलिस में भर्ती हुआ था या जो अधिकारी भर्ती हुआ था, जी। जो यूपीएससी का फॉर्म भरने के बाद में जो कोई अधिकारी बना है, तो मान लो कोई अधिकारी सन 2000 में बन गया था, जी। आज वो 2025 में क्या यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएगा? वो नहीं क्वालिफाई पाएगा। बड़ा चैलेंज उसके लिए होगा। निश्चित रूप तो चूंकि शिक्षक अध्ययन अध्यापन से जुड़ा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है या उसका अध्ययन कमजोर है कि वो टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। लेकिन बात यहाँ पर एक न्याय की है कि आप बार बार नियम बदल रहे हो। जब भी कोई खेल खेलता है, या खेल होता है, आप भी सब लोग जानते हैं कि खेल खेलने के साथ में कि जो खेल के नियम होते हैं वो पहले ही तय किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब एक पार्टी हार रही है तो उसको नियम बदल दे। ऐसे ही यहाँ पर कुछ हुआ है। अब पहले नियम दूसरे समय समय पर बदलते रहते हैं यहाँ पर, तो ये पूर्णतः गलत है। पूरा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इसका विरोध करता है और साथ ही दूसरे संगठनों में लगातार विरोध है। शिक्षकों में बड़ा रोष है सरकार को लेकर कि सरकार को जो नोटिफिकेशन आया था कि 31 मार्च 2015 से लगा के 1 अप्रैल 2019 तक सबको टेट कराना था, लेकिन वो सारी बातें छुपाई गई और कुछ बताया नहीं गया शिक्षकों को, और एकाएक इस तरीके से आदेश आ जाना, तो ये काफ़ी हद तक बहुत खराब है। शिक्षकों के अपने फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए चिंताजनक है। संतोष जी, आपके अपने पूरे वक्तव्य में से 2 बातें निकल करके आती हैं। चूंकि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, शिक्षक समाज की सकारात्मक धारणा तय करते हैं, फ्यूचर का हमारा भारत कैसा होगा ये भी तय करते हैं, क्योंकि उनके पास 4 साल का बच्चा एडमिट होता है पढ़ाई के लिए। एक दौर में जब शिक्षक महासंघ सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के खिलाफ सड़कों पर उतरा, निश्चित तौर पर वो अपने फ्यूचर के लिए एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के उतरा। दूसरा, सरकार के खिलाफ आप लोगों के मन में तमाम सारा रोष है। स्पेसिफाई करके अगर हम आपसे ये पूछें कि इसमें अहम दोष किसका है, सुप्रीम कोर्ट का दोष है या फिर सरकार का दोष है, तब जब सरकार ने 17 सितंबर को एक अपनी तरफ से भी रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया है। हम बात कर रहे हैं खास करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर को एक रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किया है। उसमें उन्होंने आप लोगों की तरफ से पैरवी करते हुए भी कहा है कि हमारे शिक्षक जो हैं वो कंटिन्यूएशन में शिक्षण और शिक्षा के काम में अध्ययनरत हैं, और हम क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करने के लिए टाइम टू टाइम प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह देते रहते हैं। उन्होंने ये भी एक आपकी तरफ से ये कहा कि हमारे शिक्षक सक्षम हैं इस तरीके की एग्ज़ाम को पास करने में, और चूंकि वो पहले से इतना पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है इस बात की कि वो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट एक बार फिर से पास करें।
ऐसे प्रकरण के बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जाना, सरकार के खिलाफ इस तरीके से जाना शिक्षकों के लिए, फ्यूचर के लिए कहीं घातक तो नहीं होने वाला है? अन्य सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ठीक, और जो बहुत पहले विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भेजा गया था, जी जी, जो हमने 2 डेटें बताई हैं, उस डेट में 31 मार्च 2015 से लगा के 1 अप्रैल 2019 तक जी, सभी लोगों को टेट परीक्षा करानी थी। लेकिन राज्य सरकार और विभाग द्वारा कभी भी शिक्षकों को बताया ही नहीं गया। ये तो एकाएक निर्णय आ गया कि सबको, डिसीजन आ गया कि सबको, लेकिन शिक्षक इसके लिए प्रिपेयर नहीं था अभी। और कोई भी ऐसा है शिक्षक की जो क्वालिफिकेशन हमने बताई जी, कि कभी कभी स्नातक पास हो, स्नातक के पास में 2 वर्षीय या 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीटीसी जो वर्तमान में अब डीएलएड हो गया है, जी जी, या बीएड जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय किया हो किसी ने भी, ये परीक्षाएं यदि वो पास है, ठीक, और उसके बाद उसका चयन हो जाता था। विशेष बीटीसी 2007-8 में मेरिट बनती थी पूरी हाई स्कूल से लगा के बीएड तक के अंकों की, और वो शिक्षक बन जाता था जी। लेकिन अभी जो नई भर्तियां आई हैं, 72,000 की भर्ती है, 16,000, 15,000, 68,000, 69,000 जी, इसमें जो शिक्षक बनने की योग्यता है उससे कहीं ज़्यादा शिक्षक क्वालिफाइड हैं, यहाँ पर हैं। और 2015 के बाद निश्चित रूप से जब से 72,825 का बैच आया है जी, और शिक्षा की दिशा दशा बदली है जी, और विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन दिखने लगी है। अब हम अपने को स्वयं को लेते हैं, हमने एमएससी मैथ में पास किया है जी, बीएड इग्नू से किया मैंने जी, वो भी 5 वर्ष पढ़ाते हुए स्कूल में, इंटर कॉलेज में जी, एलएलबी है, ठीक है, ये कोर्स हमने कंप्यूटर का कोर्स पीजीडी से किया था जी। और लेकिन हम एक प्राइमरी 2 साल हमको पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव है जी, लेकिन हमारी पोस्टिंग एक कक्षा 1 से और 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्कूल में हुई है जी जी। तो शिक्षक यहाँ तक की हमारी भर्ती का जी, और उसके बाद की भर्ती का जो 68,000 69,000 भर्ती है जी, उसमें देखिए क्वालिफिकेशन उनकी शिक्षकों की स्नातक पास हैं जी, 2 साल का उन्होंने डीएलएड का कोर्स किया है जी, टेट पास किया है जी, सुपर टेट की परीक्षा दी है जी, फिर उसके बाद उनकी मेरिट बनी है जी। तो उनकी क्वालिफिकेशन पर तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है जी, उनकी क्वालिफिकेशन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं किया, उनमें योग्यता नहीं है, क्योंकि इतने मापदंड जो लगे थे उनको पार करके वो सब शिक्षक बने हैं जी। शिक्षक बनने के बाद कई लोग पीसीएस की परीक्षा में पास गए हैं, बिल्कुल, कई लोग अन्य बहुत ढेर सारी परीक्षाओं में, अगर उनमें क्वालिफिकेशन और क्वालिटी एजुकेशन या उनमें जो पूरी योग्यता ना होती तो वो अन्य सर्विसों में कैसे जा सकते थे। रिजल्ट आते हैं, दिखता है, रिजल्ट आते हैं और दिखता है। लेकिन ये बात यहाँ पर ये अन्याय की है जो शिक्षकों के साथ हो रहा है। और शिक्षक ही क्यों टेट परीक्षा पास करें जी, भाई अन्य अधिकारी भी तो हैं भाई। हमारा जो यूपीएससी परीक्षा पास करके जो हमारे यहाँ के जिलाधिकारी जी और पुलिस अधीक्षक ये सब लोग बनते हैं, इनकी भी जब फॉर्म भरने के समय जी योग्यता स्नातक ही होती है जी जी। उसके बाद प्रीलिम्स करते हैं, मेंस करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, ठीक, 2 साल का उनका भी प्रशिक्षण होता है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में। उसके बाद वो अपॉइंट किए जाते हैं और जिस पद पर होते हैं उससे एक स्टेप नीचे ही अपॉइंट किए जाते हैं अनुभव के लिए, ठीक। तो ऐसे ही जो लेखपाल भर्ती हुआ था, ठीक है, हमारे जो अन्य पदों पर लोग भर्ती हुए हैं, ठीक है, तो क्या जो परीक्षा उन्होंने आज से 20 साल पहले पास की थी, ठीक, आज जो उस परीक्षा को पास कर पाएंगे? नहीं पास कर पाएंगे। बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, ठीक। जो पुलिस में भर्ती हुआ था कांस्टेबल के पद पर जी, और जो उसने दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद ये सब किया था, क्या आज वो शारीरिक कर लेगा? नहीं कर पाएगा। जब 55 साल का हो पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों के ऊपर इस तरीके से जबरदस्ती ये टेट परीक्षा थोपना, और काफ़ी शिक्षक इससे चिंतित थे। कई शिक्षकों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, उसमें से आपने भी न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक। और कई लोग अभी भी बहुत
फ्रस्ट्रेशन में हैं। बिल्कुल। कि यह परीक्षा एकाएक आ गई है। बिल्कुल। ठीक। और ये अच्छा है कि शिक्षक अध्ययन और अध्यापन से लगातार जुड़ा रहता है। जी, जी। वही कोर्स है, लेकिन फिर भी ये निर्णय जो है ये मुझको गलत चैलेंजिंग डिसीजन है। और आप लोग इसको एक चैलेंज के रूप में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। लगातार कोर्ट की प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं। संतोष जी, एक और मुद्दा आपके ही इस इशू से निकल करके आ रहा है। सोशल मीडिया खबरों के माध्यम से कुछ चीज़ें एक और निकल के आ रही हैं कि जो टेट एग्ज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से या संस्थान की तरफ से आयोजित कराया जाएगा, एक आरोप है कि जो एग्ज़ाम 650 रुपये में होता था, अब उस एग्ज़ाम का जो फीस डिसाइड की जा रही है वो संभवतः 1700 रुपये के हिसाब से फीस डिसाइड की जा रही है। एक उन लोगों के लिए कि जो ईश्वर की कृपा है, आपकी मेहनत है कि आप जैसे जो लोग कंटिन्यूएशन में हैं, सर्विस में हैं, उनके लिए तो शायद 1700 रुपये मैटर नहीं करेंगे। लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अपने घर से गिना हुआ पैसा लेते हैं, उनके लिए 1700 रुपये एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए देना है। उसके बावजूद भी पेपर लीक होता है, परीक्षा केंद्रों पर तमाम अव्यवस्थाएं उनको झेलनी पड़ती हैं, ट्रांसपेरेंसी की कमी भी दिखती है। तो इस विषय में भी क्या शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश और बतौर जिलाध्यक्ष आपकी कुछ मांगे हैं संस्थानों से, सरकारों से? देखो, एक तो अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आई थी कि 1700 रुपये शुल्क लिया जाएगा जी परीक्षा का। जी। किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने कोई अधिकृत पत्र अपने हस्ताक्षर से ऐसा जारी नहीं किया है। ठीक है। फिर पहले 600 रुपये के आसपास जी इसकी फीस होती थी। जी। ठीक है। अब उसमें सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि 4 एजेंसियों को लगाया गया है। हाँ। और इसीलिए इसका 1700 रुपये हो जाएगा शुल्क। हमारे हिसाब से ये 1700 शुल्क बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा है। बस जितना 500-600 के, चूँकि इतना अभ्यर्थी बैठेगा जी परीक्षा में, 500-600 रुपये जो शुल्क था उतना पर्याप्त है। जी। वो चाहे नया अभ्यर्थी हो चाहे पुराना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई सर्विस में है तो उसके लिए हम 1700 या 2000 या 2700 रुपये ले लेंगे। बिल्कुल। ठीक। बिल्कुल। वो अभ्यर्थी नया हो चाहे पुराना हो, आपके जो परीक्षा कराने के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो खर्चे को हिसाब से ही सारी संस्थाएं लेती हैं। बिल्कुल। ठीक। चूँकि उनके 20 तरीके के खर्चे होते हैं, स्कूल के खर्चे होते हैं, जो ड्यूटी करते हैं उनको देना रहता है। तो उसी हिसाब से सारी एजेंसियां तय भी करती हैं। बिल्कुल। और उसी हिसाब से जो शुल्क था वो 600 के आसपास ही रहेगा, ऐसी मुझको जानकारी मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि इस तरीके के जो परीक्षा कराने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने इस शुल्क का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है कि ये एक कमाई का साधन बन गया है कि एग्ज़ाम कराइए, एग्ज़ाम से सरकार को पैसा कमा के दीजिए, देन आगे के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? नहीं, पिछली बार जैसे एक परीक्षा जो हुई थी और वो परीक्षा पुलिस विभाग की थी शायद जी, वो परीक्षा एक बार ओपन हो गई थी जी, तो उसको नए सिरे से पैसा सरकार ने नहीं लिया था जी, उसी पैसे में ही और एग्ज़ाम कराया था। और दूसरी बात है कि आने जाने के लिए भी जी सरकार ने बसों में सुविधा दी थी कि अब दोबारा से आपको यदि जा रहे हैं रोडवेज में जाते हैं जी जी, तो उसका भी पैसा आपको नहीं पड़ेगा। ये एक अच्छा निर्णय था। कम से कम जो एक नया बेरोजगार है जी जी, वो वैसे भी अपनी घर की समस्याओं से और बेरोजगारी से जूझ रहा होता है। ऐसी दशा में सरकार का अच्छा कदम था। और टेट के लिए भी पहले सब लोग कहा गया था कि हर वर्ष पास करना है, फिर 3 वर्ष में पास करना है टेट, फिर 5 वर्ष में पास करना है टेट, ऐसा सुनने को मिल रहा था। ऐसे नियम भी आए थे। लेकिन बाद में जब टेट परीक्षा में बैठने वालों की भीड़ देखी जी, उसके बाद फिर जो प्राथमिक स्तर का टेट था उसको लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है जी, और वो अनवरत अभी तक जारी है। एक बार आप क्वालिफाई कर लीजिए, लाइफ टाइम सर्विस कीजिए, लाइफ टाइम दोबारा टेट नहीं करना है, प्राथमिक का ये नियम हो गया है। अभी का जो चैलेंज है संतोष जी, उसमें आपकी अपनी क्या दरख्वास्त है सरकार से? और माननीय न्यायालय में भी आप लोग रिव्यू पिटीशन जो दाखिल हुई है सरकार की तरफ से और संभवतः आपके संस्थान की तरफ से भी दाखिल हुई है, इसमें आप क्या सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार किस तरह की पैरवी करे? और माननीय न्यायालय से भी आपकी क्या मांगे रहेंगी? और इसमें क्या लागू किया जाए ताकि कोई बीच का रास्ता ऐसा निकले कि जो पुराने टीचर्स हैं उनको
उस तुलना में थोड़ा कम, थोड़ी राहत मिले, थोड़ा कम संघर्ष करना पड़े, क्योंकि उन्होंने 10-15 साल लगातार सेवाएं दी भी हैं। तो उनका अपना एक डिलीवरेशन भी रहा है एजुकेशन को देने में, क्योंकि गांव-गांव आप लोग जाते हैं, बाढ़ आती है तो भी जाना है, जाड़ा है तो भी जाना है, गर्मी है तो भी जाना है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें भी देखने को मिलती हैं अगर आप सोशल मीडिया देखें तो। सोशल मीडिया में आधा धड़ा ऐसा है, जब भी इस तरीके का कोई चैलेंज आता है वो अगेंस्ट होते हैं, कहते हैं अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करिए ना। कभी इस तरीके की जब आप चीज़ें देखते हैं मन खिन्न होता है क्या? नहीं, सोशल मीडिया पे जैसे अभी हम लोगों ने 15 सितंबर को ज्ञापन कार्यक्रम दिया था जी, और सभी जिला अधिकारियों को, महोदय लोगों को ज्ञापन देना था जी जी, और उसी क्रम में हम सब लोग इकट्ठा हुए थे बिलोबी प्रांगण में। वहाँ से पैदल पूरी तरीके से अनुशासित 2 पंक्तियों में जी, जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट तक में हम लोग गए थे जी जी, और वहाँ पर हमने ज्ञापन सौंपा था। जी ठीक, किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं, जी, जो किनारे पर लोग जा रहे थे, क्योंकि चलते रहे। शिक्षक समाज जो है वो स्वयं जो है हाँ हाँ, विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाता है और स्वयं भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। और जो सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा था कि अब जो है क्या होना चाहिए, जी जी, तो देखिए यही कहा गया है कि खेल के नियम खेल शुरू होने से पहले पहले तय कर तय लीजिए। कर लिए जाते हैं। तो पहले ही तय था कि जो कैंडिडेट जी सेंट्रल की जो सूचना थी जी, वो 23 अगस्त 2010 की, और उत्तर प्रदेश में जब टेट लागू हुआ था वो 29 जुलाई 2011 को लागू हुआ था। ठीक है। तो उस समय ऐसा था कि इसके बाद में जो भर्तियां नहीं होंगी जी, उसमें टेट सबको देना अनिवार्य देना है, है, अनिवार्य पहले के लिए कोई बात ही नहीं थी। ठीक है। तो मैं अभी भी यही चाह रहा हूं कि जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं जी जी, उनको टेट की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। जी जी, अब जो भर्तियां होती हैं, आप जैसा नियम बनाओगे, जी अगर वो उस कैटेगरी में आ पाएगा, उसकी जी। योग्यता इतनी होगी, उसको जी। क्वालिफाई कर पाएगा, जी, तो वो शिक्षक बनेगा, और नहीं होगा तो नहीं बनेगा। क्योंकि 19 देखिए पहले हाई स्कूल शिक्षक बनने की जो पात्रता थी जी वो कक्षा 10 पास थी। जी, ये 73-74 के आसपास तक जी। 1 साल का प्रशिक्षण होता था। जी फिर उस सन से लगा के 99 तक इंटर परीक्षा हुई जी, सहायक अध्यापक प्राथमिक में बनने की। जी जब विशिष्ट बीटीसी 1999 शुरू हुआ, वहां से स्नातक और बीएड उनकी योग्यता हुई, जी, तो इधर बीटीसी की योग्यता इंटर हो गई। ठीक है, तब से लगा के योग्यता तो आप ही तय करते हो ना। बिल्कुल, तो जब जो आपने तय किया जी, जी। उसी योग्यता के अनुसार शिक्षक आ रहे हैं, सारा कुछ तो आपकी गाइडलाइन पर ही चल रहा है। बिल्कुल, तो अब ये बार बार नियम बदलने का क्या मतलब है कि जब 29 जुलाई 2011 के बाद यहाँ लागू हो गया, तो अब उनको टेट कराने का क्या मतलब है? बीच बीच में इस तरीके की जो गाइडलाइन आती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी जैसे अभी मैंने एक वीडियो डाला था, आपने बताया सोशल मीडिया पर, जी वो सोशल मीडिया पे डाला, बहुत लोगों ने कमेंट किया जी, कि बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हल्ला क्यों मचा रहे हो, शोर क्यों मचा रहे हो, जी। और परीक्षा पास करो, क्या दिक्कत आपको बिल्कुल, है? हाँ। ठीक है। बहुत लोगों ने लिखा आप लोग कुछ पढ़ाते नहीं स्कूल में हाँ। है, ठीक है। ऐसे ही तरह तरीके के कमेंट। तो देखिए जो शहर में रह रहा है, जी जी, और शहर के स्कूल की, प्राइवेट स्कूल जिसने देखे हैं, जी जी, ठीक, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आप की पहुंच कहां तक होगी? ज्यादा से ज्यादा प्रधानाध्यापक के कक्ष तक। ठीक है, आप किसी क्लास में जा सकते हैं? नहीं नहीं घुस सकते हैं। नहीं जा सकते, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में क्या है, सीधे धड़धड़ाता हुआ व्यक्ति आता है, क्लासरूम तक जाता है, क्लासरूम भी देखता है, सभी रसोई भी देखता है, बिल्कुल। और प्रधानाध्यापक से भी मिलता है। हम लोगों ने कभी उनको रोका भी नहीं, जी जी, ठीक है, और सब कुछ देखते भी हैं वो, ठीक है। ठीक है, तो जो शहर की स्थितियां परिस्थितियां हैं, शहर में जो रहने वाला शिक्षक है जी वो फ्रेश हुआ और अपना सुबह निकला, 10-5 मिनट में अपने स्कूल पहुंच गया। ठीक है, लेकिन हमारा स्वयं का विद्यालय 36 किलोमीटर दूर यहाँ से है, जी जी, ठीक है। जाने में 40 से 50 मिनट लगता है, कार से जाते हैं। बिल्कुल, जो लोग बस से जाते हैं 1.25 घंटे के ऊपर लगता है उनको, जी है। जी, मोटरसाइकिल से 1 घंटा लगता है। जी, हमसे भी बहुत दूर दूर के बिल्कुल, हाँ, लोग जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि एचआरए मिलता है, उसी जी, के आसपास रहना चाहिए, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। माता पिता परिवार होता है तो घर रहना ही है, बिल्कुल, ठीक। उन दायित्वों को भी हमको निर्वहन करना है बिल्कुल शिक्षक के साथ साथ में। बिल्कुल, तो
अब वहां पर की स्थितियां परिस्थितियां कैसी हैं। लखीमपुर जिला है, पानी छोड़ा जाता है, बाढ़ आती है जी, लगभग 200 के आसपास स्कूलों में पानी भर जाता है। बिल्कुल। वो किसी दूसरे स्कूल में आश्रय लेता है या बीआरसी पर आश्रय लेता है या उसको दूसरी जगह पर अटैच किया जाता है। अभी भी बाढ़ की स्थिति है जी, ऐसी स्थितियां होती हैं। और जो देहात की स्थितियां हैं वो दूसरी स्थितियां हैं। सुबह पहुंचा शिक्षक, जी, लखीमपुर से निकला। अभी मैं 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। जी, लखीमपुर से मैं निकला, लखीमपुर से बहुत अच्छा मौसम था। जी, जहां मैंने शारदा नदी नहर पार की, उसके बाद मौसम काला हो गया एकदम से वातावरण। फिर मैं चैमलपुर थोड़ी देर रुक गया, फिर जहां रुका और उसके बाद बहुत तेजी से बारिश होने लगी। फिर जब मैं वहां पहुंचा अपने स्कूल तो वहां पर बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे आ गए थे, फिर बाद में बारिश होने के बाद में तमाम बच्चे आए जी। लेकिन अगर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा होगा, जी जी, भाई इतना उसके पास वेतन नहीं है कि वो हर व्यक्ति कार से चल पावे। हम कई लोग शिक्षक मिलके अपना एक कार से जाते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ से जाएगा, वो रास्ते में भीग जाएगा। हाँ। अब भीगने के बाद वो क्या करेगा? उसके पास 2 ही स्थिति हैं, या तो भीगते हुए जाए और 6 घंटा विद्यालय में बैठे, भीगा हुआ बैठा रहे, या तो एक जोड़ी कपड़ा लेके जाए, या तो वापस चलाए। बिल्कुल। तो ऐसी भी समस्याएं आती हैं। 2-3 महीने, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ये 3 महीने बरसात के होते हैं। विद्यालय पहुंचने पर, विद्यालय की स्थिति वहां पर पहुंचे तो ये तमाम तरीके की समस्याओं पर यदि हम चर्चा करने लगेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। और उन समस्याओं को हम बहुत अच्छी तरीके से फेस करते हैं, निपटते हैं। कोई परिवार शादी करता है जी, तो 100-200 लोगों को भोजन कराने के लिए सालों से व्यवस्था करता है। जी जी। यहाँ शिक्षक खाना खिलाने के लिए रोज बारात से भी ज्यादा बच्चे होते हैं जिनको एमडीएम मैनेज करना है। उसको स्कूल में पहुंचेगा, स्कूल में पहुंचने के बाद वो बच्चों की संख्या गिनेगा, फिर गिनने के बाद आसपास कहीं सोमवार को जाएगा तो पहले वो फल खरीदेगा, और फल खरीदेगा। फिर ये समस्या है उसके लिए। उस स्थिति में यदि वो स्कूल से बाहर जाता है और कोई अधिकारी आ गया निरीक्षण में तो उसको एब्सेंट भी कर सकता है, क्योंकि विद्यालय में ही नहीं, वो तो फल लेने गया है। बिल्कुल। ये बहुत व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, क्योंकि विद्यालय से अब कह रखा गया है कि आप विद्यालय नहीं छोड़ सकते हैं, ना आप प्रधान जी के यहाँ चेक पर सिग्नेचर करवाने जा सकते हैं, ना आप बैंक जा सकते हैं, ठीक। आप पूरे समय विद्यालय में ही रहते हैं। लेकिन है जो प्रधानाध्यापक हैं, हमको वेतन सहायक अध्यापक का मिलता है, और हम शुरू यानी फरवरी 2019 से इंचार्ज के रूप में हम काम कर रहे हैं। क्योंकि सरकार 2016 में प्रमोशन हुआ था, नोटबंदी के समय, यानी नवंबर में जी। उसके बाद से आज तक लगभग 30 से आदेश जारी हो चुके होंगे, लेकिन सरकार ने प्रमोशन नहीं किया। हम लोगों से सहायक अध्यापक के रूप में ही हमको सैलरी देते हैं। हम प्रधानाध्यापक का काम करते हैं, काम प्रधानाध्यापक का करते हैं, और सारे चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं। उसके लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहां से हमारे पक्ष में डिसीजन आया है। लेकिन अभी तक जो जिले के अधिकारी हैं वो इसमें आगे बढ़े नहीं, आदेश नहीं निकाले हैं। कई जनपदों का आ गया है, कई जनपदों का भी नहीं आया है। आपसे बहुत व्यापक चर्चा हो रही है चूंकि, तो एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है जो बहुत प्रैक्टिकल है, जो अक्सर आम बातचीत में लोग बोलते भी हैं। और चूंकि सोशल मीडिया का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि आदमी दिन में 2-3-4 घंटे स्क्रीन टाइम होता है, वो मोबाइल पर लिखता पढ़ता रहता है। क्योंकि आजकल एक फैशन भी है कि लोग अपनी इंटेलेक्चुअलिटी मोबाइल पर डिस्प्ले में दिखाते हैं। अक्सर सर ये सुनने में आता है, पढ़ने में आता है कि लोग ये लिखते हैं कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक अगर अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं तो एजुकेशन क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। दूसरा, एक इसी में एक प्रश्न जोड़ देते हैं, आप दोनों जवाब एक साथ दे दीजिएगा। जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गांव का ही रहने वाला हूँ, प्राइमरी स्कूल में वो बच्चा जाता है जिसके पेरेंट एजुकेशन को लेकर के अवेयर नहीं है, जिनके लिए एजुकेशन प्राप्त कराना अपने बच्चे की प्राथमिकता नहीं है। वो कहने से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि चलो भेज दिया जाए, या तो दूसरी कंडीशन में वो इतना कैपेबल नहीं है, सक्षम ही नहीं है कि वो एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। उनकी चिंता अपनी दूसरी रहती है कि पेट भरे, खाना मिल जाए कैसे भी करके, तन ढकने को कपड़ा मिल जाए, कुछ मिल जाए, जीवन यापन उनका चलता रहे। एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, एक जूनियर हाई स्कूल का शिक्षक इन सभी बातों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाता है? देखिए बताते हैं, जैसे जो ये लोग कहते हैं, ठीक है, कि जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते, या कह लीजिए प्राइमरी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते।
भाई इस लखीमपुर शहर के अंदर जी यहाँ पर दो तरीके की विद्यालय होते हैं जी। एक नगरीय विद्यालय होते हैं जी जी और एक देहात क्षेत्र के होते हैं। ठीक है जितनी भी भर्तियां हो रही हैं जी वो सब ग्रामीण संवर्ग में हो रही हैं। जी एक नगर का अपना सिस्टम अलग होता है। जी उसमें जो नगर पालिका के स्कूल हैं, जैसे हमारा यहाँ लखीमपुर का है, पलिया है, गोला है, मोहम्मदी है, ये 4 नगर पालिका क्षेत्र हैं, बाकी नगर पंचायत क्षेत्र हैं जी। तो इनके यहाँ के जो स्कूल हैं जी उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं जी। लखीमपुर में आप जानते हैं 22 स्कूल हैं लखीमपुर शहर के अंदर नगर में। अच्छा, शायद आपको कहीं दिखा होगा, एक आधे दिखे होंगे। हाँ। उसमें से कई तो खंडहर हो गए हैं। हाँ, केवल देखा जाए तो जो शिक्षक हैं जी वो केवल उसमें लगभग 4 हैं। 22 स्कूलों में 4 शिक्षक है, बाकी शिक्षा मित्र हैं, वो विद्यालय को केवल खोल के संचालित कर रहे हैं। अब इस शहर में आप सोचिए लगभग 4000 शिक्षक रह रहा होगा, प्राथमिक शिक्षक। बिल्कुल, प्राथमिक शिक्षक 4000 रह रहा, अगर उसके 2-2 बच्चे ही ले लीजिए जी तो 8000 शिक्षक बैठने की कहां से जगह सरकार उपलब्ध करा पाया है। 22 स्कूल हैं, 4000 शिक्षक हैं, उनके बच्चे हैं जी, और उनकी सुविधाएं आप देख लीजिए। बिल्कुल नहीं, वो तो हम बहुत अच्छा, हम जो है 2000 सरकार 17 में आई, उसके बाद माननीय अनुपमा जायसवाल जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हमारी बनी हैं, जी जी, उन्होंने एक बेसिक शिक्षा परिषद को कह लीजिए जी जिंदा करने के लिए कंपोजिट ग्रांट जो उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जी 2018 से जी। और उसी समय से उनके इस निर्णय के कारण जी बहुत तेजी से बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी स्कूल थे उनमें फैसिलिटी बढ़ने लगी जी। पहले जानते हो कितना पैसा आता था? 5000 या 7000 रुपया विद्यालय की रंगाई पुताई के लिए आता था जी जी। उसके बाद छात्र संख्या के आधार पर जी 10,000, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ये कंपोजिट ग्रांट 2018 से जब से लगातार आने लगी है जी जी। आज आप पहले गांव में देहात क्षेत्र में कहीं जाते तो देखते कि जो सबसे जर्जर बेकार बिल्डिंग थी जी वो देखते कि आप प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उस कंपोजिट ग्रांट आने की वजह से जो आज खेतों के बीच में जो सबसे चमकदार बिल्डिंग कोई दिख रही है तो दूर से लगने लगता है ये प्राइमरी या जूनियर स्कूल होगा। बिल्कुल हाँ। वही चमकदार बिल्डिंगें खेत के बीचों बीच में इस चमकती हुई दिख रही हैं। ये कंपोजिट ग्रांट का असर हुआ, फायदा हुआ एक विद्यालय में जी। रही बात जो शिक्षक पढ़ाते नहीं है जी, हम स्वयं अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय सनिगावा में जो भेजम ब्लॉक में, उसमें से हमने कक्षा तक 5 तक पढ़ाई की है जी। 6 से 8 तक हमने सरकारी ही स्कूल है जी। पंचवटी नेहरू विद्या मंदिर इंटर कॉलेज एडेड स्कूल है जी, जहाँ पिताजी हमारे शिक्षक हैं जी जी। उसमें हमने पढ़ाई है। कक्षा 9-10 हमने गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में पढ़ाई की है, क्योंकि वहाँ साइंस साइड नहीं था, यहाँ साइंस साइड। उसके बाद कक्षा 11-12 हमने धर्मसभा इंटर कॉलेज से प्राप्त किया, पढ़ाई की है। और स्नातक हमने वाडी कॉलेज से किया है। परास्नातक हमने MSc MLK PG कॉलेज बलरामपुर से किया है। B.Ed मैंने इग्नू से किया है जी जी। तो इस तरीके से हम तो सारी स्कूल में पढ़े हैं जी। लेकिन जब से प्राइवेट स्कूल जी तेजी से उभरे हैं जी, और उसी के साथ में सन 1990 के बाद से जी शिक्षक भर्तियां होनी बंद हो गई जी। आप सन 2000 का आंकड़ा निकालिए जी, 2000 से लगा के 2010 तक जी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं थे। उनको केवल हमारे जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं जी, उन लोगों ने विद्यालय के ताले खोले हैं और उन्होंने ही पूरा विद्यालय संभाला है जी, जी, जी। और पूरे विद्यालय 2010 तक, यानी जब तक ये विशेष BTC 2007 8 विशेष चयन सामान्य चयन के शिक्षक ट्रेनिंग करने के बाद विद्यालय में ज्वाइन नहीं किए हैं, तब तक कि 10 सालों में उन्होंने ही पूरी तरीके से बेसिक शिक्षा परिषद को संचालित किया है। एक विद्यालय शिक्षक के पास में 5-5, 10-10 विद्यालयों के चार्ज रहते थे। ऐसी स्थिति में हम स्वयं अध्यापक हैं, ठीक है, हम स्वयं अध्यापक हैं, और जब ऐसी स्थिति में सरकार ये फैसिलिटी नहीं दे पा रही है तो कौन अपने बच्चे का भविष्यकार अंधकार में डुबोएगा, बताइए। ठीक बात है, ठीक है। जब वहां शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक भर्ती ही नहीं है, बिल्कुल, तो हमारी बच्ची 2007-8 से 8 में हुआ जन्म जी, और नेवरा पब्लिक स्कूल में पढ़ी जी, लखनऊ पब्लिक स्कूल में पढ़ी। इसी वर्ष उसने 88% से बच्ची ने पास किया, ठीक है। हम जागरूक अभिभावक हैं,
अब किस शहर के स्कूल, किस प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ा दें जहां पर शिक्षक ही नहीं सरकार दे पा रही है? ठीक बात है। तो हम अपने बच्चे का भविष्य क्यों खराब करें? ठीक बात है। सीधी सी बात है, जो लोग ये कहते हैं जी जी कि सरकारी अध्यापक इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है, तो हम भी अभिभावक हैं और हम निर्णय कर सकते हैं, और बच्चे के एडमिशन के लिए माँ भी निर्णय करती है, ठीक है, उसकी भी सहमति जरूर होती है कि किस स्कूल में उसका नाम लिखाना है। इसीलिए हमने नहीं लिखा, और इसीलिए मैं जानता हूं कि हमारे सारे शिक्षक भाई बहन ठीक प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाते हैं। रही बात जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं, जितना भी आप 2019 में जी जून के महीने में पहली बार जीवन में जी किसी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीधे हमारे जो जिले बेसिक शिक्षा अधिकारी लोग हैं उनकी पहली बार भर्ती 2019 में जी हुई थी लखनऊ में, योगी सरकार में जी। तो उस भर्ती से पहले कभी उन्होंने कभी बीएसए की मीटिंग नहीं करी थी, बीएसए लोगों की जी, वो उससे ऊपर के अधिकारियों की मीटिंग करते थे जी। उस समय नामांकन इस प्रदेश का 1,93,00,000 था जी, और उसको 2 करोड़ करने का लक्ष्य लिया गया था जी। लेकिन आज अभी जो 31 जुलाई 2025 तक की स्थिति जो हमें जानकारी मिली है जी जी, वो 1,05,00,000 के आसपास है जी। यानी कि 92,00,000 के आसपास बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूल से चला गया, शिफ्ट हो गया दूसरे प्राइवेट स्कूलों में। उसका मुख्य कारण है जी कि जो जून में हम अब 17 अप्रैल से चलता है, जून में सब उसका डीबीटी कंप्लीट है, जून में उस बच्चे अभिभावक के अकाउंट में 1,200 रुपए सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। हाँ, ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, स्टेशनरी का पैसा भेजा जाता है जी। अधिकतर अभिभावक क्या करते हैं, अप्रैल में बच्चे का प्राइमरी स्कूल में नाम लिख गया जी, 1 महीने आया लगभग, जुलाई से वो किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, जैसे डीबीटी ट्रांसफर, वही डीबीटी ट्रांसफर हुआ, 1,200 रुपया मिला, 1,200 रुपया लेके उन्होंने किसी प्राइवेट स्कूल में उसको दे दिया और देने के बाद उन बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाने लगते हैं। यहाँ जब हम लोगों के द्वारा लगातार फोन से संपर्क किया जाता है तो कहते हैं कि बुखार है, कहीं कोई ना कोई बहाना बताते रहते हैं, लेकिन बच्चा वो स्कूल नहीं आता है क्योंकि इधर अध्यापक है, उसको भी नाम काटने का अधिकार नहीं, क्योंकि उसका डीबीटी का पैसा जा चुका है और हम उसका नाम भी नहीं काट सकते हैं। बस हमारे पास एक ही चारा है, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके अभिभावक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल कि वो बच्चे को स्कूल भेजे। लेकिन कई बार फोन करने पर उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं और बच्चे स्कूल आते भी हैं जी जी। लेकिन जो बच्चा नहीं आया उसका हम जबरदस्ती कैसे ला सकते हैं, उसका नाम भी हम नहीं काट सकते हैं क्योंकि एक बार अभी 8 नवंबर 2023 को नाम कटवाए गए थे जी जी, लेकिन वो कटने के बाद में कहीं पर भी वो नाम नहीं लिखे गए जी। अब प्रेरणा पोर्टल से हम लोगों ने नाम को काटा था, लेकिन यूडाइस के नाम से कटे नहीं थे, काटने का ऑप्शन ही नहीं आता था क्योंकि वो ऑप्शन प्रदेश से ही खोले जाते हैं। ठीक है। अब वो बच्चे 2 साल तक जब ड्रॉप आउट में पड़े रहे जी, और उनको कहीं उन्होंने एडमिशन नहीं लिया जी, क्योंकि वो बच्चे क्या है हमारे यहाँ कक्षा 4 में बच्चा जो पढ़ रहा है जी, और जब किसी प्राइवेट स्कूल में वो जाता है, अभिभावक 1,200 रुपया मिल गया और एडमिशन कराने गया, तो प्राइवेट स्कूल वाले कक्षा 4 में नाम नहीं लिखते हैं, वो कक्षा 1 में उनका नाम लेते हैं। अगर वो कक्षा 4 से यहाँ बच्चा गया है, 4 में ही वो इंपोर्ट कर ले अपने विद्यालय में, तो ये समस्या ही ना हो। वो क्या करते हैं, उनको 1 से लगा के उनका 8 तक स्कूल है, उनको अधिक से अधिक 8 साल तक फीस टीचर से लेनी है, बच्चे अभिभावक से लेनी है। वो अभिभावक से 8 साल फीस लेने के चक्कर में कक्षा 1 में या 2 में उसका एडमिशन कर देते हैं, फिर वो बच्चा इंपोर्ट नहीं हुआ, वो बच्चा ड्रॉप आउट में पड़ा रहा। तो अब जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है, केवल हर साल एक कमेटी बनती है, उसमें संबंधित हमारे ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी लोग जी, और उस संबंधित जो जीआईसी स्कूल होता है उनको जी, और 2 अधिकारी 3 मिला के एक समिति हर साल बनती है जी, और वो समिति पूरे साल वो काम नहीं कर पाते और वो अनवरत चलते रहते हैं। या जब इधर बेसिक शिक्षा में जुलाई के मतलब अप्रैल के सत्र के प्रारंभ होने पर नामांकन नहीं होता है तो थोड़ी धरपकड़ शुरू की जाती है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन वो महीने भर चलती है। महीने के बाद फिर अनवरत विद्यालय पहले की तरह चल रहे हैं। ये जांच पड़ताल बहुत समय से हो रही है, लेकिन कोई भी विद्यालय बंद नहीं हुआ है आज तक। आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं।
बिल्कुल। सबसे जो है मिसमैच, डेटा मिसमैच हो रहा है, उसका ये कारण प्राइवेट स्कूल हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं है। और गांव में जो अभिभावक है जी, अब कई ऐसे विद्यालय हैं जिनको हमने निपुण कर दिया जी, अच्छा पढ़ा दिया, तो अभिभावक को लगता है जी, कि ये बच्चा अच्छा हो गया है जी, फिर उसको प्राइवेट में भेज देते हैं। अब काफी शिक्षकों का या लोगों का क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि आप पढ़ाते नहीं है इसीलिए प्राइवेट जा रहा है, तो इसका हम उत्तर देना चाहेंगे। इसका उत्तर यह है कि प्राइवेट स्कूलों में भले वो इंटर पास या ग्रेजुएशन पास रखते हो, उनसे ऊपर उनकी पास क्वालिफिकेशन होगी भी, बहुत लोगों की नहीं भी होगी, जी, जी, लेकिन फिर भी वो 5 क्लास उनके स्कूल में चल रही है या 8 क्लास चल रही हैं या जितने भी सेक्शन चल रहे हैं, जी, जी, उनके हर सेक्शन में एक एक शिक्षक होगा। ठीक बात है। कक्षा 1 का अलग शिक्षक होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अपने अपने कमरे में बैठ के उनको काम दे रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। बिल्कुल। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में क्या है, जो शहर के आसपास के स्कूल हैं जी, या कस्बों के आसपास के स्कूल हैं या जो शहर से नजदीक के होंगे, उनमें तो शिक्षक पूरे हैं है, लेकिन जो दूरी के विद्यालय हैं उसमें 400 शिक्षक है, 400 बच्चा है, 3 शिक्षक हैं, 3 शिक्षक हैं। तमाम ऐसे स्कूल हैं हमारे नजर में जिनमें 5 शिक्षक नहीं। पहली बार तो आप हर कक्षा के लिए एक शिक्षक दीजिए। यहाँ पर इन्होंने मापदंड क्या अपनाया, मापदंड अपनाना है कि प्राइमरी में 30 बच्चे पर एक शिक्षक, जूनियर में 35 बच्चे पर एक शिक्षक। लेकिन 35 बच्चे पर एक शिक्षक आप दे रहे हो, ठीक है, किसी स्कूल में मान लो 60 बच्चा है या 55 बच्चा है, 55 बच्चे पर आपने 2 शिक्षक दिए, लेकिन कक्षाएं तो 5 हैं, क्लासेस अलग अलग, तो कैसे उनको पढ़ाएगा अलग अलग वो? बिल्कुल। और कैसे उसके साथ न्याय कर पाएगा वो? ठीक बात है। कमरे 2 हैं, शिक्षक 2 हैं, कक्षाएं 5 हैं, कैसे चल पाएगा विद्यालय? पहली बार तो 5 कक्षाएं के लिए 5 शिक्षक दें, बिल्कुल, काम करने के लिए हेडमास्टर दें, और जो और काम है, जो तमाम काम है, उन कामों करने के लिए एक कोई भी एक 4th क्लास दें, तब एक, और रसोइयां तो होती ही हैं, बिल्कुल, तो ये तब एक परिपक्व स्कूल बन पाएगा। हाँ, तब एक डेकोरम मेंटेन होगा, हाँ, वो व्यवस्थाएं हो पाएंगी। परिपक्व स्कूल बनाना नहीं चाहते हैं, तुलना हम उन प्राइवेट स्कूलों से करते हैं। ठीक बात, ठीक बात। ये प्राइवेट स्कूल का अभिभावक जागरूक है, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल चल गए हैं। आज से जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल थे पहले, आज से 20-25 साल पहले जिन लोगों को पढ़ाया बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों ने, आज वो किसी कारण आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन भले ना पढ़ पाए, लेकिन आज की तिथि में वो अच्छे अभिभावक हैं, वो जागरूक अभिभावक हैं। इतना तो बेसिक शिक्षा परिषद ने पहले दिए उनको है कि आज वो अपने शिक्षा की पढ़ाई के बच्चे की शिक्षा के लिए एकदम से जागरूक हैं और अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। आप सब देख रहे थे संतोष मौर्य जी को, जो शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी के जिलाध्यक्ष हैं। मैंने उनसे कम पूछा, लेकिन उन्होंने बहुत व्यापक तौर पर, बहुत गहन तौर पर उन तमाम सवालों का बहुत गहराई से, बहुत संजीदगी से जवाब दिया। उनके हर एक आंसर में उनका अपना दर्द भी था, और वो दर्द ना सिर्फ उनकी अपनी जॉब को लेकर था, बल्कि समाज के उन तमाम पहलुओं को लेकर भी था जो शिक्षा के लिए बहुत आवश्यक हैं। उन्होंने हर उस पॉइंट को छुआ जो मैं पूछते पूछते रह भी जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसको बड़े दर्द के साथ बयां किया कि उनके क्या चैलेंजेज हैं, एक ग्रामीण शिक्षा को डेवलप करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सिस्टम और सरकार की तरफ से उनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या खामियां हैं, उनको उन्होंने पूरी सजगता के साथ, संजीदगी के साथ उजागर किया। हम आप सभी देखने वालों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर अब भी कुछ सवाल आपके मन में रह गए हों तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दाखिल कीजिए। आगे फिर कभी संतोष भैया से पूरी बातचीत करेंगे और उनसे और भी बची हुई चीज़ें जानेंगे। शिक्षा व्यवस्था के अंदर तमाम सारी खामियां हैं। इससे पहले शिक्षा मित्रों का विषय एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर उठा था, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने समायोजन किया, फिर अब टेट अनिवार्य किया। इन सभी पहलुओं पर आपसे बात करके बहुत तमाम सवालों के हमें आंसर मिले, हमारे देखने वालों को भी तमाम भ्रांतियां दूर हुई। आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं द रियल टॉक शो को अपना कीमती समय देने के लिए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार फिर कभी हम अपने दर्शकों के सवाल लेके आपके साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पॉडकास्ट हमारे सभी देखने वालों को पसंद आएगा। ये पॉडकास्ट शिक्षकों के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है। समाज के जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, लिखते पढ़ते हैं, उनके लिए और अभिभावकों के लिए खास करके ये बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि उन्हें तमाम सारे ऐसे जवाब मिले हैं जो उनके मन के अपने तमाम सवाल हुआ करते थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।